नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यूपी पीसीएस जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। ऐसे 5 प्रश्नों को देखेंगे जो मेंस में पूछे गए हैं। पहला है, जनप्रतिनिधित्व कानून के मुख्य तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए 125 वर्ड्स में। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है बड़ा महत्वपूर्ण है 1951 का। उसके मुख्य तत्व क्या है ये बताना है, और उसकी आलोचनात्मक कुछ कमी वगैरह है तो उसको भी बताना है। क्रिटिकली एग्जामिन द मेन एलिमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। चलिए पढ़ते भाई, मेन प्रोविजन क्या है या मेन एलिमेंट क्या है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, पहली बात तो ये बता रहे हैं कि प्रतिनिधित्व कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो चुनावों के संचालन और देश में निर्वाचित प्रतिनिधियों की योग्यता एवं अयोग्यता को नियंत्रित करता है। तो चुनावों का संचालन निर्वाचित प्रतिनिधियों की योग्यता अयोग्यता को नियंत्रित करता है। यह कानून चुनावी प्रक्रिया के सुचारू कार्य को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनप्रतिनिधित्व कानून के मुख्य तत्व क्या हैं? पहले तो चुनावों का संचालन, यह है मुख्य तत्व। जनप्रतिनिधित्व कानून का प्रतिनिधित्व चुनाव के संचालन के लिए प्रक्रिया को रेखांकित करता है, जिसमें चुनाव की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, चुनावों का संचालन शामिल है। क्या क्या है चुनावों के संचालन में? चुनाव की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, चुनावों का संचालन, ये सब है। इसने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संचालन में काफ़ी हद तक योगदान दिया है, जो देश की लोकतांत्रिक प्रणाली की आधारशिला है। योग्यता और अयोग्यता। जनप्रतिनिधित्व कानून चुनाव और निर्वाचित प्रतिनिधियों की अयोग्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक योग्यता को निर्दिष्ट करता है। यह कुछ अयोग्यताओं को परिभाषित करता है, जैसे कि दिवालियापन क्या है, कुछ अपराधों के लिए सज़ा और लाभ का पद क्या होता है, इसके बारे में बताता है। चुनावी व्यय। जनप्रतिनिधित्व कानून उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए चुनाव व्यय पर सीमा निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य अत्यधिक खर्च पर अंकुश लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। जनप्रतिनिधित्व कानून चुनाव में ईवीएम के उपयोग के लिए अनुमति देता है, जिसने मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है ताकि मैनुअल त्रुटियों को कम किया जा सके। अभियान वित्त और राजनीतिक धन। जनप्रतिनिधित्व कानून राजनीतिक धन को नियंत्रित करता है। आय और खर्चों के अपने स्रोतों का खुलासा करने के लिए पार्टियों को बोलता है। डाक मतदान। जनप्रतिनिधित्व कानून मतदाताओं की कुछ श्रेणियों के लिए डाक मतदान के लिए अनुमति देता है, जैसे कि सशस्त्र बल कर्मियों और सरकारी अधिकारियों को ड्यूटी पर। उपर्युक्त विशेषताओं के बावजूद इस कानून की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की जाती है। जनप्रतिनिधित्व कानून होने के बावजूद चुनावों को प्रभावित करने के लिए मतदाता धोखाधड़ी, चुनावी कदाचार और धन बल की शक्ति का उपयोग अक्सर देखा जाता है। उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड होने के बावजूद जनप्रतिनिधित्व कानून चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। आलोचकों का तर्क है कि राजनीतिक प्रणाली में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता है। व्यय सीमाओं की व्यवहारिकता और प्रवर्तनीयता के बारे में चिंताएं हैं, क्योंकि उम्मीदवार और पार्टियां अक्सर विभिन्न तरीकों से इन प्रतिबंधों को दरकिनार कर सीमा से अधिक खर्च करते हैं। कुछ आलोचकों ने ईवीएम की सुरक्षा और छेड़छाड़ की प्रकृति के बारे में चिंता जताई है। चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की ज़रूरत है।
आलोचकों का तर्क है कि अधिनियम में राजनीतिक वित्त पोषण में पर्याप्त पारदर्शिता का अभाव है, जिससे राजनीति में धन के प्रभाव और व्यापक अभियान वित्त सुधारों की आवश्यकता के बारे में सवाल है। पोस्टल वोटिंग का उद्देश्य भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है। इस प्रावधान के संभावित दुरुपयोग और डाक मतपत्रों की गोपनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में चिंताएं हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधित्व कानून ने भारत में चुनावी प्रक्रिया को आकार देने, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी चुनावी कदाचार, राजनीति के अपराधीकरण, राजनीतिक वित्त पोषण, पारदर्शिता और मतदान पहुंच जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए नियमित समीक्षा एवं सुधार की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा की उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए जो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं। तो ऐसी कौन सी विशिष्ट शक्ति है भाई जो राज्यसभा के पास है किंतु लोकसभा के पास उतनी विशिष्ट नहीं है? एक हम इसमें बता सकते हैं, आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। दूसरी, आर्टिकल 249 के तहत किसी राज्य सूची के विषय में वर्णित विषय मतलब राज्य सूची में जो वर्णित विषय हैं उसमें राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। तो आर्टिकल के अनुसार इसे कोट करेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। फिर हम कह सकते हैं कि जो राज्यसभा का सभापति है उसको हटाने का जो प्रस्ताव है वो भी आता है कहाँ पे? राज्यसभा में। फिर और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो राज्यसभा में आता है किंतु लोकसभा में उसको शुरुआत नहीं होती है? देखिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संरचना से संबंधित प्रावधान है। आंसर में जितना आर्टिकल्स कानून कोर्ट केसेस कोर्ट कर सकें करें, उससे आंसर जो है थोड़ा भारी भरकम और ऑथेंटिक लगता है। भारतीय संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा लोकमत का प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और राज्यसभा राज्यों के मतों का प्रतिनिधित्व संघीय व्यवस्था का निर्माण करता है। राज्यसभा की शक्तियां, राज्य से संबंधित मामले, राज्यों को प्रभावित करने वाला कोई भी मामला उसकी सहमति और अनुमोदन के लिए भेजा जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312 के अनुसार यह संसद को केंद्र और राज्यों दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राज्य सूची में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है, और ऐसा कानून यदि मैं गलत नहीं हूं तो 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी कोई भी संकल्प, तो ये भी ध्यान रहे अनुच्छेद 67 में ये बात है, उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित कोई भी। अनुच्छेद 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया वगैरह बताया है, और अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी कोई भी संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, न कि लोकसभा में। यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल 352 अथवा राष्ट्रपति शासन 356 या वित्तीय आपातकाल 360 की घोषणा ऐसे समय की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी हो या लोकसभा का विघटन इसकी स्वीकृति अवधि के अंदर होता है, तब यह घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगी। ठीक है।
इस प्रकार भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने, तो इसमें हम 312 बता सकते हैं और 249 बता सकते हैं। फिर हम कह लें कि एक आर्टिकल 67 बता सकते हैं। फिर आर्टिकल शुरुआत जो है आर्टिकल 79, 80 और 81 से बता सकते हैं। तो 125 शब्द के आंसर में अगर 5-6 आर्टिकल डाल दिए तो क्या ही बात है। इस प्रकार भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु राज्यसभा विशिष्ट योगदान देती है, जिसके कारण आज़ादी के इतने वर्षों बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगला प्रश्न 125 शब्दों में है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। तो आर्टिकल 148 इसके बारे में, संवैधानिक स्थिति क्या है। तो ये संवैधानिक स्थिति एक संविधान में एक आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया, आर्टिकल 148 से 151 तक का। देखते हैं क्या स्थिति। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 कैग के अधिकार क्षेत्र को स्थापित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैग को भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है। कुछ संवैधानिक प्रावधान देखें, ये बढ़िया चार्ट बना के बता दिया। 148 से 151 तक का इसमें है। अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्यों एवं शक्तियों से संबंधित है। तो कैग की शक्ति और कर्तव्य बताया गया है आर्टिकल 149 में। 150 में कैग राष्ट्रपति को सलाह के खातों का प्रारूप तैयार करता है। 151 रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो 151 के तहत क्या है कि अपने रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है 151 के तहत। अनुच्छेद 279 शुद्ध आय की गणना से संबंधित। कैग द्वारा निभाई गई भूमिका। भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि तथा विधानसभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से आहरित, यानी कि विड्रॉल, निकाला गया जो पैसा है, आहरित सभी व्ययों से संबंधित लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है। भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधानसभा वाले संघ शासित राज्य की संचित निधि से आहरित सभी व्ययों से संबंधित लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। केंद्र एवं राज्यों की आकस्मिकता निधि की लेखा परीक्षा करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का अंकेक्षण करना, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय का पता लगाना और प्रमाणित करना। संसद की लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना। कौन कौन सा रिपोर्ट? विनियोग खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। विनियोग खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। चुनौतियां। वर्तमान में लेखा परीक्षा जटिल होती जा रही है क्योंकि भ्रष्टाचार और कुशासन का पता लगाना अत्यंत कठिन है। कैग की नियुक्ति के लिए न तो संविधान में और न ही कानून में कोई मानदंड या प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ये चुनौती है। पहला, लेखा परीक्षा जटिल काम है क्योंकि भ्रष्टाचार भाई बहुत तगड़ा है। और कैग की नियुक्ति के लिए
न संवैधानिक न वैधानिक कोई मानदंड या प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। और लेखा परीक्षा खर्च, जो लेखा परीक्षा होती है वो खर्च के बाद की जाती है, जिससे अधिक प्रभाव नहीं पड़ पाता। इसमें हम पोस्टमार्टम शब्द का यूज कर सकते हैं कि पोस्टमार्टम करती है ये, पोस्टमार्टम खर्च हो गया तो उसके बाद जांच करती है। तो और सलाहकारी प्रकृति की है, ये भी एक चुनौती वाली बात है। कैग के पास किसी भी सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करने और किसी भी खाते के लिए कॉल करने का अधिकार है। हालांकि व्यवहार में अभिलेखों की आपूर्ति को अक्सर अस्वीकार कर दिया जाता है। आगे की राह, विनोद राय द्वारा पूर्व में सुझाए गए सुधारों को अपनाना, सेवा संबंधी शर्तों को विधिकरण करना, तकनीकी का सहारा लेना जैसे बिग डेटा तथा एआई, कैग को ब्रिटिश परंपरा जैसी अधिक शक्तियां देना। चलिए एक प्रश्न है कि 2019 के मानसून सत्र में संसद ने आतंक विरोधी कानून और सूचना के अधिकार को संशोधन किया। इन संशोधनों के फलस्वरूप क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं? एक काम करते हैं, प्रश्न हम छोड़ देते हैं। ये 2019 का बात था, अब 2025-26 यहाँ सब नहीं पूछेगा। अभी क्या पूछ सकता है 2025 के मेंस में, जैसे अभी जो मुस्लिम से संबंधित जो संपत्ति के प्रबंधन के लिए कानून लाया गया है, क्या कहते हैं उसको, तो उस कानून के बारे में जो अभी रिसेंट में कानून आए हैं उसका अध्ययन करना ज़्यादा औचित्यपूर्ण होगा। यहाँ पर आते हैं, भारत के संविधान में समानता के मूल अधिकारों की समीक्षा कीजिए। तो समानता संविधान में 3 प्रकार की बताई गई हैं। एक है नागरिक समानता, जो आर्टिकल हम कह लें कि 14, 15, 16, 17, 18 योग्य नागरिक समानता। फिर एक है, हम उसको कह लें कि राजनीतिक समानता, जिसमें आर्टिकल किसमें जाएंगे, 325 और 326 में। फिर एक प्रकार की समानता और है, तो समानता के मूल अधिकार की समीक्षा करना है। समानता के मूल अधिकार बताना है खाली, तो इसको छोड़ सकते हैं, खाली 14, 15, 16, 17, 18 इस पर गौर करना पर्याप्त रहेगा। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ऐसा जो है इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर दिए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। अब इन्हीं चारों के बारे में बता दिए, 5 बारे में, तो अपना जो है आंसर कंप्लीट हो गया। 125 वर्ड में लिखना ही है, नहीं 200 वर्ड में लिखना है। तो हर एक जो आर्टिकल है उसमें भी 40-40 वर्ड लिख दें। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। व्यक्ति चाहे वह देश के नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। अपवाद इसमें दिए हैं, देखो। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 361(1), अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194 शामिल हैं। विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत एवं कूटनीतिज्ञ दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे।
ठीक है। विदेशी संप्रभु शासक हैं, राजदूत, कूटनीतिज्ञ, वे दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान है कि राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान को लेकर विभेद नहीं किया जा सकता। अपवाद क्या है? महिला, बच्चे और सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान, जैसे आरक्षण और मुफ्त शिक्षा तक पहुंच के लिए कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अपवाद क्या है? राज्य नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिसका राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी संस्था या इसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजे किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इन अपराधों में शामिल है किसी व्यक्ति को किसी भी दुकान, होटल, सार्वजनिक पूजा स्थल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से रोकना, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या छात्रावासों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना, पारंपरिक, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधारों पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ब्रिटिश विद्वान डॉक्टर जेनिंग्स के शब्दों में विधि के समक्ष समता का तात्पर्य यह है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच समान विधि होनी चाहिए और समान रूप से लागू की जानी चाहिए तथा एक तरह के व्यक्तियों के साथ एक तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि विधि के समक्ष समता धर्म, मूल देश, जाति, लिंग आधार पर ही हो सकती है। वैधानिक रूप से तो सब लोग समान हैं। विधि के मामले में किसी भी व्यक्ति से इन आधारों पर कोई भी विभेद नहीं होता है, परंतु व्यावहारिक रूप से यह भी सत्य है कि सभी लोग समान नहीं हैं, क्योंकि एक राष्ट्रपति और एक साधारण व्यक्ति में अंतर होता है। परंतु इस प्रकार की असमानता जन्म, मूलवंश, जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर नहीं है। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।